नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं धर्मवीर भारती के उपन्यास गुनाहों का देवता। सहसा पम्मी ने बिनती से कहा, आपको पहली दफे देखा मैंने, आप बातें क्यों नहीं करती? बिनती ने झेप कर मुँह झुका लिया। बड़ी विचित्र लड़की थी, हमेशा चुप रहती थी और कभी कभी बोलने की लहर आती तो गुटर गूं करके घर गुंजा देती थी। और जिन दिनों चुप रहती थी उन दिनों ज़्यादातर आँख की निगाह, कपलों की आसनाई या अधरों की मुस्कान के द्वारा बातें करती थी। पम्मी बोली, आपको फूलों से शौक है? हाँ हाँ, बिनती सिर हिलाकर बोली। चंदर, इन्हें जाकर गुलाब दिखा लाओ, इधर फिर खूब खिले हैं। बिनती ने सुधा से कहा, चलो दीदी, और चंदर के साथ बढ़ गई। फूलों के बीच में पहुंचकर बिनती ने चंदर से कहा, सुनिए, दीदी का तो जाने क्या होता जा रहा है, बताइए इसे क्या होगा? मैं खुद परेशान हूँ बिनती, लेकिन पता नहीं मन में कौन सा विश्वास है कि जो कहता है कि नहीं, सुधा अपने को संभालना जानती है, अपने मन को संतुलित करना जानती है और सुधा सचमुच ही त्याग में ज़्यादा गौरवमयी हो सकती है। इसके बाद चंदर बात टाल दी। वह बिनती से ज़्यादा बात करना नहीं चाहता था सुधा के बारे में। बिनती ने चंदर को मौन देखा तो बोला, एक बात कहें आपसे, मानिएगा क्या? अगर हमसे कभी कोई अनधिकार चेष्टा हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन आप और दीदी दोनों मुझे इतना चाहते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि व्यवहारों को कहाँ सीमित रखूं। बिनती ने सिर झुकाए एक फूल को नोचते हुए कहा। चंदन ने उसकी ओर देखा, क्षण भर चुप रहा और बोला, नहीं बिनती, जब सुधा तुम्हें इतना चाहती है तो तुम हमेशा मुझ पर उतना ही अधिकार समझना जितना सुधा पर। उधर पम्मी ने चंदर के जाते ही सुधा से कहा, क्या आपकी तबीयत खराब है? नहीं तो, आज आप बहुत पीली नजर आती हैं, पम्मी ने पूछा। हाँ, कुछ मन नहीं लग रहा था तो मैं आपके पास चली आई कि आपसे कुछ कविताएं सुनूं, अंग्रेजी की। दोपहर को मैंने कविता पढ़ने की कोशिश की तो तबीयत नहीं लगी और शाम को लगा कि अगर कविता नहीं सुनूंगी तो सिर फट जाएगा। आपके मन में कुछ संघर्ष मालूम पड़ता है, या शायद एक बात पूछूं आपसे? क्या? पूछिए। आप तो बुरा नहीं मानेंगे? नहीं, बुरा क्यों मानूंगी? आप कपूर को प्यार तो नहीं करती? उससे विवाह तो नहीं करना चाहती? छी मिस पमी, आप कैसे बात कर रही हैं? उसका मेरे जीवन में कोई ऐसा स्थान नहीं है। छी, आपकी बात सुनकर शरीर में कांटे उठ जाते हैं। मैं और चंदर से विवाह करूंगी? इतनी घिनौनी बात तो मैंने कभी नहीं सुनी। माफ़ कीजिएगा, मैंने यूं ही पूछा था, क्या चंदर किसी को प्यार करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सुधा ने इतने ही विश्वास से कहा जितने विश्वास से उसने अपने बारे में कहा था। इतने में चंदर और बिनती आ गए। सुधा बोली अधीरता से, मेरा एक से एक क्षण कटना मुश्किल हो रहा है, आप शुरू कीजिए कुछ गाना। कपूर, क्या सुनोगे? पम्मी ने कहा। अपने मन से सुनाओ। चलो, सुधा ने कहा तो कविता सुनने को मिली। पम्मी ने अलमारी से एक किताब उठाई और एक कविता गाना शुरू की। अपनी हेयर पिन निकालकर मेज पर रख दी और उसके बाल मचलने लगे। चंदर के कंधे से वह टिक कर बैठ गई और कविता चंदर की गोद में रख दी। बिनती मुस्कुराई तो सुधा ने आंख के इशारे से मना कर दिया। पम्मी ने गाना शुरू किया, लेडी नर्स का एक गीत। मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ ना, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, फिर भी मैं उदास रहती हूँ जब तुम पास नहीं होते हो, और मैं उस चमकदार नीले आकाश से भी ईर्ष्या करती हूँ जिसके नीचे तुम खड़े होगे और जिसके सितारे तुम्हें देख सकते हैं। चंदन ने पमी की ओर देखा। सुधा ने अपने ही वक्ष में अपना सिर छुपा लिया। पम्मी ने एक पद समाप्त कर एक गहरी सांस ली और फिर शुरू किया,
मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, फिर भी तुम्हारी बोलती हुई आँखें, जिनकी नीलिमा में गहराई, चमक और अभिव्यक्ति है, मेरी निन्निमेष पलकों और जागती अर्धरात्रि के आकाश में नाच जाती हैं। और किसी की आँखें के बारे में ऐसा नहीं होता। सुधा ने बिंती को अपने पास खींच लिया और उसके कंधे पर सिर टिकाकर बैठ गई। पम्मी गीत गाई। ना मुझे मालूम है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी कोई शायद मेरे साफ दिल पर विश्वास नहीं करेगा। और अक्सर मैंने देखा है कि लोग मुझे देखकर मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि मैं उधर एकटक देखती हूँ जिधर से तुम आया करते हो। गीत का स्वर बड़े स्वाभाविक ढंग से उठा, लहराने लगा, कांप उठा और फिर धीरे धीरे एक करुण से सकती हुई लय में डूब गया। गीत खत्म हुआ तो सुधा का सिर बिंती के कंधे पर था और चंदर का हाथ पम्मी के कंधे पर। चंदर थोड़ी देर सुधा की ओर देखता रहा, फिर पम्मी की एक हल्की सुनहरी लट से खेलते हुए बोला, पम्मी तुम बहुत अच्छा गाती हो। अच्छा, आश्चर्यजनक। कहो चंदर, पम्मी इतनी अच्छी है यह तुमने कभी नहीं बताया था, हमें फिर कभी सुनाइएगा। हाँ हाँ मिस शुक्ला, काश की बजाय लेडी नर्स के यह गीत आपने लिखा होता। सुधा घबरा गई। चलो चंदर, चले अब, चलो। उसने चंदर का हाथ पकड़कर खींच लिया। मिस पम्मी, अब फिर कभी आएंगे? आज मेरा मन ठीक नहीं है। चंदर ड्राइव करने लगा। बिंती बोली, हमें आगे हवा लगती है, हम पीछे बैठेंगे। कार चली तो सुधा बोली, अब मन कुछ शांत है चंदर। इसके पहले तो मन में कैसे तूफान आपस में लड़ रहे थे, कुछ समझ में नहीं आता। अब तूफान बीत गए, तूफान के बाद की खामोश उदासी है। सुधा ने गहरी सांस ली। आज जाने क्यों बदन टूट रहा है। बैठे ही बैठे बदन उमड़ते हुए कहा। दूसरे दिन चंदर गया तो सुधा को बुखार आ गया। अंग अंग जैसे टूट रहा हो और आंखों में ऐसी तीखी जलन की मानो किसी ने अंगारे भर दिए हों। रात भर वह बेचैन रही, आधी पागल सी रही। उसने तकिया, चादर, पानी का गिलास सभी उठाकर फेंक दिया। बिंती को भी बुलाकर पास बिठा लेती, कभी उसे दूर ढकेल देती। डॉक्टर साहब परेशान रात भर सुधा के पास बैठे, कभी उसका माथा, कभी उसके तलवे में बर्फ मलते रहे। डॉक्टर घोष ने बताया कि यह कल की गर्मी का असर है। बिंती ने एक बार पूछा, चंदर को बुलवा दें? तो सुधा ने कहा, नहीं, मैं मर जाऊं तो, मेरे जीते जी नहीं। बिंती ने ड्राइवर से कहा, चंदर को बुला लाओ। तो सुधा ने बिगड़ कर कहा, क्यों, तुम सब लोग मेरी जान लेने पर तुले हो। और उसके बाद कमजोरी से हाँफने लगी। ड्राइवर चंदर को बुलाने नहीं गया। जब चंदर पहुंचा तो डॉक्टर साहब रात भर जागरण के बाद उठकर नहाने धोने जा रहे थे। पता नहीं सुधा को क्या हो गया कल से। इस वक्त तो कुछ शांत है, पर रात भर बुखार और बेहद बेचैनी रही है और एक ही दिन में इतनी चिड़चिड़ी हो गई है कि बस। डॉक्टर साहब ने चंदर की ओर देखते हुए कहा। चंदर जब कमरे में पहुंचा तो देखा कि सुधा आंख बंद किए हुए लेटी है और बिंती उसके सिर पर आइस बैग रखे हुए है। सुधा का चेहरा पीला पड़ गया है और मुंह पर जाने कितने ही रेखाएं की उलझन है। आंखें बंद हैं और पलकों के नीचे से अंगारों की आंच छन कर आ रही है। चंदर की आहट पाते ही सुधा ने आंखें खोली, अजब सी अग्नि निगाहों से चंदर की ओर देखा और बिंती से बोली, बिंती, इनसे कह दो जाए यहाँ से। बिंती स्तब्ध। चंदर नहीं समझा, पास आकर बैठ गया। बोला, सुधा, क्यों, पड़ गई ना? मैंने कहा था कि गैरेज में मोटर साफ मत करो। परसों इतना रोई, सिर पटका, कल धूप खाई, आज पड़ रही। कैसी तबीयत है? सुधा उधर खिसक गई और अपने कपड़े समेट लिए।
जैसे चंदर की छां से भी बचना चाहती है, और तेज कड़वी और हाँफती हुई आवाज में बोली, बिनती, इनसे कह दो जाए यहाँ से। चंदर चुप हो गया और एकटक सुधा की ओर देखने लगा, और सुधा की बात ने जैसे चंदर का मन मरोड़ दिया। कितनी गैरियत से बात कर रही है सुधा। सुधा जो उसके अपने व्यक्तित्व से ज़्यादा अपनी थी, आज किस स्वर में बोल रही है। सुधी, क्या हुआ तुम्हें? चंदन ने बहुत आहत हो, बहुत दुलार भरी आवाज से पूछा। मैं कहती हूँ, जाओगे नहीं तुम? फुफकार कर सुधा बोली, कौन हो तुम मेरे बीमारी पर सहानुभूति प्रकट करने वाले, मेरी कुशल पूछने वाले? मैं बीमार हूँ, मैं मर रही हूँ, तुमसे मतलब? तुम कौन हो? मेरे भाई हो? मेरे पिता हो? कल अपने मित्र के यहाँ मेरा अपमान कराने ले गए थे। सुधा हाँफने लगी। अपमान? किसने तुम्हारा अपमान किया सुधा? पम्मी ने तो कुछ भी नहीं कहा। तुम पागल तो नहीं हो गई? चंदन ने सुधा के पैरों पर हाथ रखते हुए कहा। पागल हो नहीं गई तो हो जाऊंगी। उसने पैर हटा लिए। तुम, पम्मी, गेसु, पापा, डॉक्टर, सब लोग मिलकर मुझे पागल कर दोगे। पापा कहते हैं ब्याह करो, पम्मी कहती है मत करो, गेसु कहती है तुम प्यार करती हो, और तुम कुछ भी नहीं कहते। तुम मुझे इस नरक में बरसों से सुलगते देख रहे हो, और बजाय इसके कि तुम कुछ कहो, तुमने मुझे खुद इस भट्टी में ढकेल दिया। चंदर, मैं पागल हूँ, मैं क्या करूँ? सुधा बड़े कातर स्वर में बोली। चंदर चुप था, सिर्फ सिर झुकाए हाथों पर था रखे बैठा था। सुधा थोड़ी देर हाँफती रही, फिर बोली, तुम्हें क्या हक था कल पम्मी के यहाँ ले जाने का? उसने क्यों कल गीत में कहा कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ? सुधा बोली। चंदन ने बिनती की ओर देखा। क्यों बिनती? बिनती से मैं कुछ नहीं छिपाता। क्यों? पम्मी ने कल कहा मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। मेरा मन मुझे धोखा नहीं दे सकता। मैं तुमसे सिर्फ जाने क्या करती हूँ। फिर पम्मी ने कल ऐसी बात क्यों कही? मेरे रोम रोम में जाने कौन सा ज्वालामुखी धधक उठता है ऐसी बातें सुनकर। तुम क्यों पम्मी के यहाँ ले गए? तुम खुद गई थी सुधा, चंदर बोला। तो तुम रोक नहीं सकते थे? तुम कह देते मत जाओ तो मैं कभी ना जा सकती। तुमने क्यों नहीं रोका? तुम हाथ पकड़ लेते, तुम डांट देते, तुमने क्यों नहीं डांटा? एक ही दिन में मैं तुम्हारी गैर हो गई। गैर होना तो फिर क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ, जाओ यहाँ से। दांत पीसकर सुधा बोली। सुधा, मैं तुम्हारी बोली नहीं सुनना चाहती। जाते हो कि नहीं? और सुधा ने अपने माथे पर से उठाकर आइस बैग फेंक दिया। बिनती चौंक उठी, चंदर चौंक उठा। उसने मुड़कर सुधा की ओर देखा। सुधा का चेहरा डरावना लग रहा था। उसका मन रो आया। वह उठा, क्षण भर सुधा की ओर देखता रहा और धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया। बरामदे के सोफे पर आकर सिर झुकाकर बैठ गया और सोचने लगा, यह सुधा को क्या हो गया? परसों शाम को वह इसी सोफे पर सोया था। सुधा बैठी पंखा झल रही थी। कल शाम को वह हंस रही थी। लगता था तूफान शांत हो गया। पर यह क्या? अंतर्द्वंद ने यह रूप कैसे ले लिया? और क्यों ले लिया? जब वह अपने मन को शांत रख सकता है, जब वह सभी कुछ हंसते हंसते बर्दाश्त कर सकता है, तो सुधा क्यों नहीं कर सकती? उसने आज तक अपनी सांसों से सुधा का निर्माण किया है। सुधा को तिल तिल बनाया, सजाया, संवारा है। फिर सुधा में यह कमजोरी क्यों? क्या उसने यह रास्ता अख्तियार करके भूल की? क्या सुधा भी एक साधारण सी लड़की है जिसके प्रेम और घृणा का स्तर उतना ही साधारण है? माना उसने अपने दोनों के लिए एक ऐसा रास्ता अपनाया है जो विलक्षण है, लेकिन इससे क्या? सुधा और वह दोनों ही क्या विलक्षण नहीं हैं? फिर सुधा क्यों बिखर रही है? लड़कियां भावना की ही बनी होती हैं, साधना उन्हें आती ही नहीं क्यों?
उसने सुधा का गलत मूल्यांकन किया था। क्या सुधा इस तलवार की धार पर चलने में असमर्थ साबित होगी? यह तो चंदर की हार है। और फिर सुधा ऐसी ही रही तो सुधा चंदर की आत्मा है। इसे अब चंदर खूब अच्छी तरह पहचान गया। तो क्या अपनी ही आत्मा को घोंट डालने की हत्या का पाप चंदर के सिर पर है? तो क्या त्याग मात्र नाम ही है? क्या पुरुष और नारी के संबंध का एक ही रास्ता है, प्रणय, विवाह और तृप्ति? पवित्रता, त्याग और दूरी क्या संबंधों को, विश्वास को जिंदा नहीं रहने दे सकते? तो फिर सुधा और पम्मी में क्या अंतर है? क्या सुधा के हृदय के इतने समीप रहकर, सुधा के व्यक्तित्व में घुल मिलकर और आज सुधा को इतने अंतर पर डालकर चंदर पाप कर रहा है? तो क्या फूल को तोड़कर अपने ही बटन होल में लगा लेना ही पुण्य है और दूसरा रास्ता गहृत है, विनाशकारी है? क्यों? उसने सुधा का व्यक्तित्व तोड़ दिया है। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। विचार श्रृंखला टूट गई। बिनती थी। क्या सोच रहे हैं आप? बिनती ने पूछा बहुत स्नेह से। कुछ नहीं। नहीं बताइएगा? हम नहीं जान सकते? बिनती के स्वर में ऐसा आग्रह, ऐसा अपनापन, ऐसी निश्चलता रहती थी कि चंदर अपने को कभी नहीं रोक पाता था, छिपा नहीं पाता था। कुछ नहीं बिनती, तुम कहते हो सुधा को इतने अंतर पर मैंने रखा तो मैं दबता हूँ, मैं देवता हूँ। सुधा कहती है मैंने अंतर पर रखा, मैंने पाप किया। जाने क्या क्या है मैंने? क्या मुझे कम तकलीफ है? मेरा जीवन आजकल किस तरह घायल हो गया है मैं जानता हूँ। एक पल मुझे आराम नहीं मिलता। क्या उतनी सज़ा काफ़ी नहीं थी जो सुधा को भी किस्मत यह दंड दे रही है? मुझको सभी बेचैनी और दुख मिल जाता। सुधा को मेरे पाप का दंड क्यों मिल रहा है? बिनती, तुमसे अब कुछ नहीं छिपा। जिसको मैं अपनी सांसों में दुबका कर इंद्रधनुष के लोक तक ले गया, आज हवा के झोंके उसे बादलों की ऊंचाई से क्यों ढकेल देना चाहते हैं? और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इतनी देर बाद बिनती के ममता भरे स्पर्श से चंदर की आंखें छलछला आई। छी, आप समझदार हैं। दीदी ठीक हो जाएंगी। घबराने से काम नहीं चलेगा ना? आपको हमारी कसम है, उदास मत होइए, कुछ सोचिए मत। दीदी बीमार है, आप इस तरह से करेंगे तो कैसे काम चलेगा? उठिए, दीदी बुला रही हैं। चंदर गया। सुधा ने इशारे से पास बुलाकर बिठा लिया। चंदर, हमारा दिमाग ठीक नहीं है, बैठ जाओ, लेकिन कुछ बोलना मत, बैठे रहो। उसके बाद दिन भर अजब सा गुजरा। जब जब चंदन ने उठने की कोशिश की, सुधा ने उसे खींचकर बिठा लिया। घर तो उसे जाने ही नहीं दिया। बिनती यूं ही खाना ले आई। सुधा कभी चंदर की ओर देख लेती, फिर तकिए में मुंह गड़ा लेती। बोली एक शब्द भी नहीं, लेकिन उसकी आंखों में अजब सी कातरता थी। पापा आई, घंटों बैठे रहे। पापा चले गए तो उसने चंदर का हाथ अपने हाथ में ले लिया, करवट बदली और तकिए पर अपने कपड़ों से चंदर की हथेली दबाकर लेटी रही। पलकों से कितनी ही गरम गरम आंसू छलक कर गालों पर फिसलकर चंदर की हथेली भिगोती रहे। चंदर चुप रहा, लेकिन सुधा के आंसू जैसे नसों के सहारे उसके हृदय में उतर गए और जब हृदय डूबने लगा तो उसकी पलकों पर उतर आए। सुधा ने देखा, लेकिन कुछ भी नहीं बोली। घंटा भर बहुत गहरी सांस ली, बेहद उदासी सी मुस्कुरा कर कहा, हम दोनों पागल हो गए हैं। क्यों चंदर? अच्छा, अब शाम हो गई, जरा लन पर चलें? सुधा चंदर के कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। बिनती ने दबा दी। थर्मामीटर से बुखार देखा, बुखार नहीं थी। चंदर ने सुधा के लिए कुर्सी उठाई। सुधा ने हंसकर कहा, चंदर, आज बीमार हूँ तो कुर्सी उठा रही हो, मर जाऊंगी तो अर्थी उठाने भी आना, वरना नरक मिलेगा, समझे ना? छी, ऐसा कुबोल ना बोला करो दीदी।
सुधा लान में कुर्सी पर बैठ गई। बगल में नीचे चंदर बैठ गया। सुधा ने चंदर का सिर अपनी कुर्सी में टिका लिया और अपनी उंगलियों से चंदर के सूखे होंठों को छूते हुए कहा, चंदर, आज मैंने तुम्हें बहुत दुखी किया। क्यों? लेकिन जाने क्यों दुखी ना करती तो आज मुझे बहुत ताकत ना मिलती जो मिल गई। और सहसा चंदर के सिर को अपनी गोद में खींचती हुई सी सुधा ने कहा, आराध्य मेरे, आज तुम्हें बहुत सी बातें बताऊंगी, बहुत सी। बिनती उठकर जाने लगी तो सुधा ने कहा, कहाँ चली? बैठ तू यहाँ। तू गवाह रहेगी ताकि बाद में चंदर यह ना कहे कि सुधा कमजोर निकल गई। बिनती बैठ गई। सुधा ने क्षण भर आंखें बंद कर ली और अपनी बेणी पीठ पर से खींचकर गोद में डाल ली और बोली, चंदर, आज कितनी ही साल हुई जब से मैंने तुम्हें जाना है। तब से अच्छे बुरे सभी कामों का फैसला तुम ही करते रही हो। आज भी तुम ही बताओ चंदर कि अगर मैं अपने को बहुत संभालने की कोशिश करती हूँ और नहीं संभाल पाती हूँ तो यह कोई पाप तो नहीं? तुम जानते हो चंदर, तुम जितने मजबूत हो उस पर मुझे घमंड है कि तुम कितनी ऊंचाई पर हो। मैं भी उतना ही मजबूत बनने की कोशिश करती हूँ, उतने ही ऊंचे उठने की कोशिश करती हूँ। अगर कभी कभी फिसल जाती हूँ तो यह अपराध तो नहीं? नहीं, चंदर बोला। और अगर अपने उस अंतर्द्वंद के क्षणों में तुम पर कठोर हो जाती हूँ तो तुम सह लेते हो। मैं जानती हूँ तुम मुझे जितना स्नेह करते हो उसमें मेरी सभी दुर्बलताएं धुल जाती हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ चंदर कि मुझे खुद अपनी दुर्बलताओं पर शर्म आती है। आगे से मैं वैसे ही बनूंगी जैसा तुमने सोचा है चंदर। चंदर कुछ नहीं बोला, सिर्फ घास पर रखे हुए सुधा के पाँव पर अपनी कामती उंगलियां रख दी। सुधा कहती गई, चंदर, आज से कुछ ही महीने पहले जब गेसु ने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा दिल कहीं झुका था तो मैंने इनकार कर दिया था। कल पम्मी ने पूछा, तुम चंदर को प्यार करती हो? तो मैंने इनकार कर दिया था। मैं आज भी इनकार करती हूँ कि मैंने तुम्हें प्यार किया है या तुमने मुझे प्यार किया है। मैं भी समझती हूँ और तुम भी समझते हो, लेकिन यह ना तुमसे छिपा है ना मुझसे कि तुमने जो कुछ दिया है वह प्यार से कहीं ज़्यादा ऊंचा है और प्यार से कहीं ज़्यादा महान है। मैं ब्याह नहीं करना चाहती थी। मैंने परसों इनकार कर दिया था। इतनी रोई थी, खींची थी। बाद में मैंने सोचा कि यह गलत है, यह स्वार्थ है। जब पापा मुझे इतना प्यार करते हैं तो मुझे उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। पर मन के अंदर की जो खीज थी, जो कूढ़न थी, वह कहीं तो उतरती ही। वह मैं अपने पर उतार देना चाहती थी। मन में आता था अपने को कितना कष्ट दे डालूं, इसीलिए अपने गैरेज में जाकर मोटर संभाल रही थी। लेकिन वहाँ भी